हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सिंगुलर सॉल्यूशंस अर्थात विचित्र हल। दोस्तों, ये टॉपिक पढ़ने के लिए हमें कुछ शब्दों के बारे में अच्छे से समझना होगा, कुछ डेफिनेशंस को हमको बहुत अच्छे से समझना होगा। जब हम उन डेफिनेशंस को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर हमें सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन कितने तरीकों से प्राप्त किया जाता है, उन सभी के बारे में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे टॉपिक्स के वीडियोस मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे वीडियोस हैं। सारे लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल हैं, आपको बहुत काम आएंगे, तो जरूर देखिएगा उन सभी वीडियोस को। तो दोस्तों देखिए, सिंगुलर सॉल्यूशन, हालांकि अपन इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, परंतु आज हम इसको बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त करने के कितने मेथड हैं उन सभी के बारे में हम आज जानेंगे। तो सिंगुलर सॉल्यूशन अर्थात विचित्र हल पढ़ने के पहले हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं एक शब्द जिसका नाम है एनवलप। ठीक है, तो इसको आप एनवलप बोल सकते हैं या हिंदी में हम इसको अनवलप भी कहते हैं। तो अब ये अनवलप क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बोल सकें, ताकि आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आपको ये पूरा पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं कि एफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0 ये एक वक्रकुल अर्थात फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन है। मतलब इस इक्वेशन से कोई फैमिली ऑफ कर्व्स यहाँ से प्रदर्शित होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होता है? तो देखो, कर्व का मतलब तो आप जानते हो, वक्र यानी कि कोई, है ना भाई, कोई वक्र। ठीक है, अब फैमिली, वक्र का परिवार या वक्र का कुल या फैमिली ऑफ कर्व्स मतलब एक फैमिली जिसमें एक जैसे वक्र रहते हैं। जैसे मैं बोलती है वृत्तों का परिवार, फैमिली ऑफ सर्कल्स, तो समझ लीजिए कि वो उसमें वृत्त रहते हैं, एक समान गुण रखने वाले वृत्त। ठीक है, अब जैसे मैं बोल दिया फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस यानी कि सरल रेखाओं का परिवार, तो वैसे ही ये किसी एक टाइप, अब ऐसे, अब वक्रकुल मतलब ये नहीं है वो कि एक परिवार है जिसमें एक सदस्य सर्कल है, एक सदस्य स्ट्रेट लाइन है, एक पैराबोला है, ऐसा नहीं। फैमिली ऑफ कर्व्स बोलने का मतलब ये कि एक समान, या तो स्ट्रेट लाइन तो उस फैमिली में सारी स्ट्रेट लाइंस होंगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि फैमिली ऑफ सर्कल्स, तो उस फैमिली में पूरे सर्कल्स होंगे। तो एक जैसे गुण रखने यानी कि एक समान वक्रों का जो परिवार है वो वक्रकुल कहलाता है। तो वक्रकुल यानी वक्रों का परिवार, फैमिली ऑफ कर्व्स, ये उसका इक्वेशन है। एक्स और वाई जिसमें वेरिएबल है और सी जो है वो पैरामीटर है अर्थात प्राचल है। अर्थात सी के बदलने से वक्रकुल का हर एक सदस्य आपको मिलते जाएगा। सी की कोई एक वैल्यू रखोगे तो आपको उस फैमिली में कोई एक मेंबर मिलेगा। सी की वैल्यू बदलोगे तो कोई दूसरा मेंबर का इक्वेशन मिलेगा। सी की वैल्यू कुछ और रखोगे तो उसी फैमिली का आपको एक और मेंबर मिलेगा। यानी कि सी की वैल्यू बदलते जाने से उस फैमिली के अलग अलग मेंबर्स के इक्वेशंस हमको मिलते जाते हैं। दोस्तों, ये बातें अगर आपके लिए कुछ एकदम नयापन टाइप का आपको लग रहा है कि सर ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, हमने पूरे एग्जाम्पल्स का यहाँ पे इंतजाम कर लिया है, आपको बहुत अच्छे से पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ बातों को अच्छे से सुनते जाइए और जब हम उन बातों को दोहराएंगे तो आपको अच्छे से रिवाइज होना चाहिए कि हाँ, ये हमने पहले कहा था, उसी का यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। तो इसलिए बातों को अच्छे से सुनते जाइए कि क्या कहा जा रहा है। तो फैमिली ऑफ कर्व्स मतलब वक्रों का दिया हुआ एक परिवार, वक्रों की एक फैमिली है। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो एक फैमिली हुई, चलो ठीक है, लेकिन अब ये एक दूसरा कर्व है जो इस फैमिली से हटके है। ठीक है, यानी इस फैमिली का मेंबर नहीं है वो, परंतु इस फैमिली से किस तरह से ताल्लुक रखता है, किस तरह से रिलेशन रखता है, ध्यान से देखिएगा। ये एक फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन हुआ एफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0, और ये एक दूसरा कर्व है फाई एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और ये कर्व इस फैमिली के लिए एक एनवलप कहलाएगा। कब कहलाएगा? ठीक है, कौन सा? ये कर्व जो है वो इस फैमिली के लिए, फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए एक एनवलप कहलाएगा। कब कहलाएगा? तो उसके लिए दो बातें हैं। यदि इस कर्व का, ठीक है, यदि ये कर्व, ठीक है, यदि ये कर्व जो है, ध्यान से देखिएगा,
यदि ये कर्व इस फैमिली ऑफ कर्व्स के हर सदस्य को स्पर्श करता हो, हर सदस्य को टच करता हो। ठीक है, फिर से एक बार कहता हूं मैं, ये कर्व फाई एक्स वाई इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से एक कर्व डिनोट होगा, एक कर्व रिप्रेजेंट होगा, और वो कर्व इस फैमिली के लिए, ये जो वक्रों का परिवार है, उन वक्रों के इस परिवार के लिए ये वक्र जो है वो एनवलप कहलाएगा, यानी एनवलप कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि ये वक्र इस परिवार के हर एक सदस्य को स्पर्श करता हो, और दूसरी शर्त यह है कि इस वक्र का, यानी कि फाई एक्स वाई बराबर 0, इस वक्र का प्रत्येक बिंदु भी इस फैमिली के किसी न किसी मेंबर द्वारा स्पर्श किया जाना चाहिए। यानी दोनों बातें हैं। एक तो यह कि ये वक्र इस फैमिली के हर मेंबर को स्पर्श करे, हर मेंबर को स्पर्श करे, और दूसरा खुद इस वक्र का प्रत्येक बिंदु, इस वक्र का खुद का प्रत्येक बिंदु इस फैमिली के किसी न किसी मेंबर द्वारा स्पर्श किया जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, बातें सुनने में तो समझ में आ गई, परंतु अब इनका एग्जाम्पल जब हम समझेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां से आपने क्या देखा, एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, एक दूसरा कर्व है, ये इसके लिए एनवलप कब कहलाएगा? जब ये जो कर्व है वो इस फैमिली के प्रत्येक मेंबर को स्पर्श करे, और इस कर्व का खुद का हर बिंदु इस फैमिली के किसी न किसी मेंबर द्वारा स्पर्श किया जाना चाहिए। ठीक है, दो बातें हैं। अब देखिए ध्यान से, इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे समझाया हुआ है। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको आप इसके रूप में देखो, एफ एक्स वाई सी बराबर 0 दिख रहा है आपको, ये उस रूप में देखो आप, ये वक्रकुल का समीकरण है। आप बोलेंगे सर ये वक्रकुल का समीकरण आप इसको क्यों बोल रहे हो, कैसे ये फैमिली को शो करता है? यहाँ पे तो आपने एक इक्वेशन लिखा है, ये फैमिली ऑफ कर्व्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है, कैसे इससे फैमिली बनेगी, कैसे बहुत सारे मेंबर्स आप यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। तो चलिए उसको समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया, सी की वैल्यू बदलते जाने से आपको उस फैमिली के अनेक अनेक सदस्य, अलग अलग सदस्य मिलते जाएंगे। आप सी की वैल्यू बदलते जाइए। चलिए, अगर मैं सी की वैल्यू, चले सबसे पहले मैं 0 रखता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर। सी 0 हो गया है तो y बराबर एक्स स्क्वायर, और वो ऐसे ऐसे पैराबोला का इक्वेशन होगा, ऐसे पैराबोला को वो डिनोट करेगा जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है। क्योंकि c बराबर 0 रहेगा तो y बराबर एक्स स्क्वायर नजर आएगा, ये पैराबोला हुआ। ठीक है, अब आप c का मान बदलते जाइए। चलिए, मैंने c की जगह -1 रखा, तो अब ये इक्वेशन किस तरह दिखने लगेगा, c बराबर -1 पर आपको दिखने लगेगा y बराबर x - 1 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ठीक है, ये पैराबोला को आप कैसे यहाँ पे शो करेंगे? तो देखो, y का मान अगर मन ही मन सोचो, y का मान अगर मैं 0 रखूं, तो y का मान 0 रखूंगा, वर्गमूल लूंगा, x बराबर मुझे 1 मिलेगा, यानी कि x बराबर 1 से होकर गुजरता हुआ पैराबोला, यानी कि कुछ इस तरह। ये दूसरा पैराबोला, यहाँ पे c बराबर 1 है, कैसे, सॉरी, ये इस पैराबोला के लिए c बराबर क्या है, -1 है। क्यों? अब आप ऐसे मत सोचना कि आप c बराबर -1 रख रहे हो, फिर आप उसको इस तरफ, यानी कि यहाँ पे क्या है, x बराबर 1 ना, x बराबर 1 से आप उसको गुजरवा रहे हो, ये कैसा, ये समझ में नहीं आया। दोस्तों ध्यान से देखिए, जब आप c बराबर -1 रखोगे तो ये प्लस माइनस माइनस होकर x -1 का वर्ग हो जाएगा। अब आप अगर पूछ रहे हैं कि सर आपने कैसे पता चला कि इस पैराबोला को यहीं से गुजरवाना है, ठीक है भैया, अगर मेरे को मान लो नहीं पता चल पा रहा है कि इस पैराबोला को मैं कैसे बनाऊं करके, तो आप एक काम कर लो ना, आप ऐसा कर लो, मुझे नहीं पता कि ये एक्स अक्ष के किस बिंदु से होकर जाएगा, तो भैया नहीं पता तो इसके लिए क्या करो, y बराबर 0 इस समीकरण में रख के देख लो। y बराबर 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एक्स अक्ष के बिंदु को, जहां से ये पैराबोला गुजरने वाला है, उस बिंदु को प्राप्त करने के लिए y का मान 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर y 0 होता है। तो अगर आप y का मान 0 रखेंगे, 0 बराबर x -1 का वर्ग, या x -1 का वर्ग बराबर 0, तो x बराबर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ से सीधी सी बात है, x बराबर 1 मिल रहा है, मतलब कि वो भी +1 मिल रहा है, यानी कि यहाँ से होकर वो पैराबोला गुजरेगा। तो ये क्या मिला आपको, इसी फैमिली का दूसरा मेंबर मिला। अभी आप ध्यान से सुनते हैं, बस समझते हैं, आपको बहुत मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे से आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये पूरा टॉपिक। और उसके बाद जब ये टॉपिक आप अच्छे समझेंगे ना, फिर सिंगुलर सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा है। अगर मैं डायरेक्ट आपको वो डेफिनेशन बताता ना, तो आपको थोड़ा कठिन लग सकता था, परंतु उसको बताने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है ना, उसको हम सीख रहे हैं। एक बार सीख जाओगे, हमेशा के लिए याद रहेगा।
तो आपने देखा कि यहाँ पर x बराबर 1 है दोस्तों, लेकिन ये पैराबोला c के किस मान के लिए प्राप्त हुआ है? तो c बराबर -1 के लिए प्राप्त हुआ है। तो ये c बराबर -1 के लिए प्राप्त हुआ है, ये वाला सदस्य। चलिए c बराबर आप -2 रखेंगे तो इसके बगल वाला नहीं कि एक दूरी और सरक करके आपको प्राप्त होगा कुछ इस तरीके से, ये से। अगर आप c बराबर +1 की बात कर रहे हैं, c बराबर +1, तो आप रख के देखो तो +1 यहाँ पे अगर आप +1 रखेंगे तो ये अब हो जाएगा आपके पास y बराबर x+1 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर, और ऐसी स्थिति में अब x का मान -1 मिलेगा, यानी कि -1, यानी कि कुछ इस तरह से। ठीक है, चित्र भले आपको परफेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए पर्याप्त मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये किसके लिए है? यहाँ पे c बराबर अपन ने 1 लिया हुआ है। तो इस बात पे आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर c बराबर आप 1, एक्चुअली ये जो आप बोल रहे हो ना, इसे पैराबोला को अपन यहाँ से ले जा रहे हैं, तो वो जहां पे x अक्ष को टच कर रहे हैं वहां पे x का मान भले इधर नेगेटिव है, इधर x का मान पॉजिटिव है, परंतु वो c के जिन मानों के संगत मिल रहा है आप उन मान को ध्यान दीजिए। ये किसके लिए? c बराबर 1 के लिए। इसी तरह से अगर आप c बराबर 2 लोगे तो आपको बगल में एक और मेंबर मिलेगा। ठीक है, c बराबर 3 लोगे तो बगल में एक और मेंबर मिलेगा, c बराबर -2 लोगे तो इस तरफ एक और मेंबर मिलेगा। तो ये इसका मतलब ये है कि c का मान बदलते जाने से ये सारे पैराबोला आपको, यानी कि ये सारे परवलय आपको प्राप्त होते जा रहे हैं। जो बीच वाला सदस्य अपने को मिला वो c बराबर 0 के संगत मिला, यानी कि अब आपको पता चल गया होगा कि हाँ सर किस तरह से ये परवलयों के एक परिवार को, यानी कि पैराबोला की एक फैमिली को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने फैमिली ऑफ कर्व समझ लिया, उसका एक एग्जांपल आपने देखा कि c की वैल्यू बदलते जाने से आपको अलग अलग परवलय प्राप्त होते जा रहे हैं। दोस्तों अब ध्यान से सुनिए, इन सभी परवलयों की खास बात क्या है? दोस्तों आपको पता है इन सभी परवलयों की खास बात यह है कि सभी के सभी परवलय x अक्ष को टच करके जा रहे हैं। देखो ये x अक्ष को टच करके जा रहा है, ये x अक्ष को टच करके जा रहा है, ये x अक्ष को टच करके जा रहा है, ये यहाँ पे टच किया, ये यहाँ पे टच किया। ठीक है, ये वाला पैराबोला c, ये वाला पैराबोला c की जगह -1 रखने से मिला, किंतु जहां पर ये x अक्ष को टच कर रहा है वहां पे x बराबर 1 है, यहाँ पे x बराबर 2 है। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि c और x के मानों में कंफ्यूज ना होइए। आप यहाँ c का जो मान रखते हैं ना, फिर जैसे c का मान मैं -1 रखूंगा तो ये हो जाएगा x -1 का स्क्वायर, परंतु अगर मैं कोशिश करूंगा कि चलो वही c बराबर में -1 रखो तो ये x -1 का स्क्वायर हुआ है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये पैराबोला x अक्ष को कहाँ टच कर रहा है, तो उसके लिए मैं y बराबर 0 रख के देखूंगा और x का मान निकालूंगा तो पक्षांतर करने पर मुझे +1 मिलेगा। ठीक है ना, तो ऐसा आपको समझना है। अब देखो, अब ये परवलयों की फैमिली हमको मिल गई। अब गौर से देखिए कौन सा ऐसा वक्र है जो इन परवलयों की फैमिली के हर एक मेंबर को टच कर रहा है, और बताओ वो कौन है? वो कोई और नहीं, वो खुद अपने आप में एक एक्स अक्ष है। यहाँ पे देखो आप, ये एक्स अक्ष अपने आप में एक वक्र है और ये इस पैराबोला की जो फैमिली है उसके हर एक मेंबर को टच कर रहा है। देखो इस मेंबर को यहाँ टच किया, इस मेंबर को यहाँ टच किया, इस मेंबर को यहाँ टच किया, इस मेंबर को यहाँ पे टच कर रहा है। और दूसरी बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बात क्या है, अगर आप इस एक्स अक्ष में कहीं पर भी कोई एक बिंदु, मान लो यहाँ पे मैं एक बिंदु ले लिया, यहाँ पे ले लिया, कहीं पर भी ले लोगे तो निश्चित तौर पर इस फैमिली का एक न एक मेंबर तो अवश्य ऐसा होगा जो इस बिंदु से होकर गुजरेगा, एकदम गारंटी है। मान लो मेंबर ये है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, 1 की c बराबर 0 के बाद c बराबर -1, फिर c बराबर -2 के लिए और तो आपने बीच में ले लिया। भैया c का मान अभी तो अपन पूर्णांक के रूप में ले रहे हैं, आप तो कोई भी मान ले सकते हो, -3/2 भी ले सकते हो, -2/3 भी ले सकते हो, दशमलव वाली संख्याएं भी ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस x अक्ष में अगर कहीं पर भी आप एक बिंदु लेते हैं तो निश्चित तौर पे इस परवलयों के परिवार का एक न एक सदस्य यहाँ से तो गुजरेगा ही गुजरेगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है दोस्तों, क्या ये दोनों बातें यहाँ पे लागू नहीं हो रही है? पूर्णतः लागू हो रही है। कौन सी दोनों बातें? कि हाँ, अच्छा एक और बात, अनुवालोप की परिभाषा के अनुसार साफ साफ पता चल गया कि ये एक्स अक्ष जो आपने बनाया है यहाँ पे सर, वो इन परवलयों की इस फैमिली के लिए एक एनवलप का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप खुद बता दो। तो एनवलप का काम पक्का ये कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें खास बात क्या है, इस एक्स अक्ष में खास बात क्या है, इस वक्र में खास बात क्या है कि ये
इस फैमिली ऑफ पैराबोला के हर एक सदस्य को टच कर रहे हैं। देखो ये सदस्य, ये वाले पैराबोला को यहाँ टच किया, ये वाले पैराबोला को यहाँ टच किया, हर एक सदस्य को टच कर रहा है। और इस खुद इस एक्स अक्ष का कोई भी बिंदु, जैसे मान लो एक्स अक्ष में यहाँ कोई बिंदु ले लिया, तो निश्चित तौर पर इस बिंदु से जरूर इस फैमिली का एक न एक सदस्य तो गुजरेगा ही गुजरेगा। एक न एक सदस्य तो इस बिंदु से गुजरेगा ही गुजरेगा। यानी कि दोनों बातें यहाँ पे लागू हो रही हैं। ये एक्स अक्ष इस फैमिली के हर मेंबर को टच कर रहा है और इस एक्स अक्ष का प्रत्येक बिंदु से हो करके उस फैमिली का एक न एक मेंबर जरूर गुजरता है। तो साफ साफ पता चल रहा है एक्स अक्ष इस परवलयों के परिवार के लिए एक एनवेलप है। और एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? एक्स अक्ष मतलब y बराबर 0। दोस्तों एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। यानी y बराबर 0 वही अभिष्ट वक्र है जिस वक्र की हम बात कर रहे थे, फाई एक्स वाई की हम बात कर रहे थे ना, वो यही है। ठीक है, यानी यही वो वक्र है जो इस परवलयों की इस फैमिली के लिए एक एनवेलप का काम कर रहे हैं। क्योंकि y बराबर 0 अर्थात एक्स अक्ष जो है वो परवलयों के हर मेंबर को टच कर रहा है और एक्स अक्ष का हर बिंदु से हो करके उस फैमिली का एक न एक सदस्य अवश्य टच हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है वक्र इतने का प्रत्येक बिंदु वक्र कुल एक किसी न किसी सदस्य द्वारा स्पर्श किया जाता हो। यानी कि इस कर्व का एक वक्र कौन है? अपने आप में एक्स अक्ष है, यानी y बराबर 0। तो इसमें अगर आप कोई भी बिंदु लोगे तो अवश्य वो यहाँ के किसी ने, मतलब इस फैमिली के किसी न किसी मेंबर द्वारा टच किया जाएगा। यानी कोई ना कोई मेंबर यहाँ से गुजरेगा उस पॉइंट को टच करके। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है कि वक्र कुल एक के किसी न किसी सदस्य द्वारा वो जो बिंदु है वो स्पर्श किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब एक खास बात सुनिए। अब आपने एनवेलप को बहुत अच्छे से समझ लिया, अब खास बात सुनिए क्या है। चलिए हम एक काम करते हैं, इसका अवकल समीकरण पता करते हैं, इस वक्रकुल का अवकल समीकरण पता करते हैं। अवकल समीकरण पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको अवकलन करना पड़ेगा। तो आप अवकलन कीजिए दोनों एक्स के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स बराबर 2x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं अपन। अब क्या कीजिएगा, आप यहां से आप देखेंगे तो x प्लस सी का मान निकाल करके आप वहां रख दो, या वहां से x प्लस सी का मान निकाल के यहाँ रख दो, जैसा आप चाहो। तो x प्लस सी का मान अगर यहाँ से निकालूंगा तो वर्ग हटा के उधर रूट करूंगा तो रूट y आ जाएगा। तो यहाँ आप मान रख दो dy बाई डी एक्स 2 रूट y, दोनों पक्षों में आप क्या कर दो? वर्ग कर दो। तो dy बाई डी एक्स का वर्ग और बराबर 4y, या यूं कहिए y1 स्क्वायर। ठीक है, इसको y1 बोल देते हैं अपन, y1 स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0। दोस्तों ये अवकल समीकरण प्राप्त हो गया। चेक कीजिए कि क्या आपने जो एनवेलप का समीकरण निकाला है, जो एनवेलप आपने पता किया, क्या वो इस अवकल समीकरण को सेटिस्फाई करता है। अगर करेगा तो ये एक सॉल्यूशन भी बन जाएगा। ये क्या है? इस वक्रकुल के लिए एनवेलप है, इस फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए एनवेलप है। परंतु हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये एनवेलप इससे जो अवकल समीकरण निर्मित हुआ है, क्या ये उसका एक सॉल्यूशन है या नहीं, ये हम चेक करना चाहते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, तो y बराबर अगर 0 है तो यहाँ से आप y1 निकाल के देखो, यानी दोनों और अवकलन करो। तो dy बाई डी एक्स निकालोगे तो वो भी 0 आएगा, 0 का अवकलन तो 0 होता है। मान रख के देखोगे तो y1 का मान भी 0, y का मान भी 0, तो 0 माइनस 0 बराबर 0। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ये इस अवकल समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ये y बराबर 0 जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। एनवेलप है, इस फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए एक एनवेलप है। ठीक है, परंतु इस फैमिली के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हुआ है उसको ये सेटिस्फाई भी करता है, यानी कि y इक्वल 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन भी है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक अच्छा एक सीधी सी बात है, हमने इसको अवकलन करके अवकल समीकरण तैयार किया। मतलब ये कौन है? मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। अगर आपको यकीन नहीं है तो वापस इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लो, समाकलन करके सॉल्व करो वापस, तो आपको वापस यही तैयार होगा कि नहीं होगा बता दो। अब आप बोलोगे सर जरूर तैयार होगा, क्यों तैयार नहीं होगा? जरूर तैयार होगा। क्यों? क्योंकि आखिर इसी को तो अवकलन करके आप ये चीज तैयार की हो ना। ये अवकल समीकरण कैसे तैयार हुआ है? इसी को अवकलन करने के बाद तैयार हुआ है। अवकलन किया, फिर आपने सी का विलोपन किया, तो आपको ये तैयार हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको समाकलन करेंगे, जब हल करेंगे तो वापस मुझे ये तैयार होगा।
तो ये जो तैयार हुआ है ना, ये वास्तव में जनरल सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। परंतु ये भी तो एक सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये सॉल्यूशन की खास बात क्या है कि ये सॉल्यूशन इसमें शामिल नहीं है। कहीं दिख रहा है क्या? ये y बराबर 0 यहाँ नहीं दिख रहा है हमको, y बराबर एक्स प्लस सी स्क्वायर दिख रहा है। c की वैल्यू बदलते जाने से अनेक अनेक सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, किंतु कहीं पर भी y बराबर 0 का नामो निशान नहीं दिख रहा है। मतलब इस हल की खास बात यह है कि ये जनरल सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, जनरल सॉल्यूशन में ये शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी आपने देखा ना, y बराबर 0 आप यहाँ पे रख के देख लो, y बराबर 0, तो आप दोनों और अगर अवकलन करोगे x के सापेक्ष, देख लो दोनों x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा, dy बाई dx भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि y1 भी 0 हो गया। तो दोनों का मान 0 0 रखोगे तो 0 माइनस 0 बराबर 0, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और जनरल सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अजीब सा सॉल्यूशन। ये अजीब सा सॉल्यूशन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, परंतु इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है, आपको यकीन है तो आप देख लो, इसको समाकलन करके यही तैयार होगा। क्यों तैयार नहीं होगा? क्योंकि आपने इसी को तो अवकलन करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार है, अवकलन का उल्टा समाकलन। तो जब इससे ये तैयार हुआ है तो इसको समाकलन करने से वापस ये तैयार होगा। ये जनरल सॉल्यूशन है और इस जनरल सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन शामिल नहीं है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग थोड़ा अजीब टाइप का सॉल्यूशन बोलेंगे, अजीब यानी कि विचित्र हल बोलेंगे, और यही विचित्र हल है, विचित्र हल यही है, इसी को बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता है, परंतु जनरल सॉल्यूशंस में वो शामिल नहीं रहता है, वो अलग रहता है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशंस में ये शामिल नहीं है, परंतु डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, परंतु जनरल सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, विचित्र हल यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आप अगर कहेंगे कि सर हम डायरेक्ट ये विचित्र हल कैसे पता करेंगे, डायरेक्ट अगर हमें पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे विचित्र हल? ध्यान से देखिएगा, विचित्र हल पता करने का सबसे बढ़िया आपको सबसे पहले बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? एनवलप समझ में आया होगा, एनवलप क्या होता है उसको हमने अच्छे से समझा। उसके बाद एनवलप को ही हम विचित्र हल बोल रहे हैं, यही विचित्र हल है दोस्तों। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यही विचित्र हल है, इसकी डेफिनेशन यही है। परंतु अब आप कहेंगे सर इसे प्राप्त कैसे करेंगे? तो बहुत सरल तरीका, देखो अब ये कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझने जा रहे हैं विचित्र हल अर्थात सिंगुलर सॉल्यूशन ज्ञात करने के तरीके, किन किन तरीकों से हम सिंगुलर सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने समझा कि एनवलप क्या होता है, यानी कि एनवलप क्या होता है। तो एनवलप क्या होता है? कोई ऐसा वक्र, कोई ऐसा कर्व जो दिए हुए वक्रकुल अर्थात फैमिली ऑफ कर्व्स के हर एक मेंबर को टच करता हो और खुद उस वक्र का हर एक बिंदु दिए हुए वक्रकुल के किसी न किसी सदस्य द्वारा टच किया जाता हो, तब ऐसे कर्व को हम लोग दिए गए वक्रकुल अर्थात फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए एक एनवलप कहते हैं। ये अभी तक आपने समझा। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी सबसे खास बात, अभी तक हमने क्या देखा कि दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए जब आप एनवलप ज्ञात करते हैं तो वास्तव में उस एनवलप में खास बात क्या होती है कि उस फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पता करते हैं तो वास्तव में वो एनवलप का इक्वेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो फैमिली ऑफ कर्व्स को डिफरेंशिएशन करके प्राप्त किया गया है, उस अवकल समीकरण, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को वो एनवलप का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो इसके लिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो एक सॉल्यूशन का काम कर रहा है। कौन? उस फैमिली ऑफ कर्व्स का जो एनवलप है। अगर आपको कहीं कुछ डाउट लग रहा है तो मैं एक बार पिछली बातों को जल्दी से आपको रिवाइज करवाता हूं। ध्यान दीजिए, मैंने वहां पर फैमिली ऑफ कर्व्स के रूप में परवलयों का परिवार लिया था। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी स्क्वायर लिया था मैंने फैमिली का, यानी कि एक परवलयों की एक मैंने यहाँ पे फैमिली लिया था। मैं इसको एग्जैक्ट यहाँ पर लिख पाऊं ऐसा मैं प्रयास करूंगा। यस, यही थी, यही फैमिली यहाँ पे थी। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी स्क्वायर मैंने परवलयों का परिवार लिया था। इसको अपन ने इसके द्वारा व्यक्त हो सकने वाले सभी सदस्यों को हमने देखा था। एक सदस्य हमें ये मिला था, फिर दूसरा ये मिला,
फिर इस तरह से हमें बहुत सारे सदस्य मिलते जा रहे थे और सभी सदस्यों में खास बात क्या थी कि सभी सदस्य जो है वो एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहे हैं और एक्स अक्ष का प्रत्येक बिंदु भी इस फैमिली के किसी न किसी मेंबर द्वारा स्पर्श किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस वक्रकुल के लिए, इस फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए ये एक्स एक्सिस एक एनवेलप का काम कर रहा है, ये हम देखे अभी। और एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल 0, ठीक है। एक्स एक्सिस में कौन 0 होता है, y 0 होता है, तो ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया, यानी कि ये y इक्वल 0 इस फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए एक एनवेलप का काम कर रहा है। अब ये एनवेलप का काम तो कर रहा है, परंतु इसमें खास बात क्या थी वो भी हमने देखी कि जब हम इस फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशिएशन करके एक अवकल समीकरण जब हम प्राप्त किए और वो अवकल समीकरण हमें कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ था, y1 का स्क्वायर बराबर 4y, कुछ इस तरह से ये प्राप्त हुआ था। तो आपने देखा कि ये y पर 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। कैसे कर रहा है, आप y बराबर 0 से आप दोनों ओर अवकलन करके y1 निकालेंगे, वो भी 0 आएगा, तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों। तो आपने इससे क्या अनुमान लगाया कि अच्छा किसी फैमिली कर्व्स का एनवेलप, किसी फैमिली कर्व्स का एनवेलप उस फैमिली कर्व्स के, यानी वो जो वक्रों का जो परिवार है उससे जो अवकल समीकरण बना हुआ है उस अवकल समीकरण का एक हल होता है। कौन, ये एनवेलप, तो उसका एक हल होता है। लेकिन इस हल में खास बात क्या देखी दोस्तों आपने कि भैया, अच्छा एक और बात, ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, ये जो फैमिली ऑफ पैराबोला है, ये वास्तव में ये इस अवकल समीकरण का एक जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप इसको समाकलन करके वापस इनको प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप इसको समाकलन करोगे तो वापस आपको ये फैमिलीज प्राप्त होंगी, ठीक है। परंतु परंतु अब देखो ये जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन, अरे लेकिन इसका एनवेलप भी तो इसका एक सॉल्यूशन है, परंतु इसमें खास बात क्या है दोस्तों, इसमें अचर पद नहीं है। जो कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, सी यहाँ पे कांस्टेंट है, वो जनरल सॉल्यूशन में आपको दिख रहा है, परंतु इस एनवेलप पे वो कांस्टेंट सी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और तो और ये सॉल्यूशन इस जनरल सॉल्यूशन में सम्मिलित भी नहीं है, यानी शामिल भी नहीं है। अर्थात इस जनरल सॉल्यूशन में आप c की कोई वैल्यू रख करके आप ये वाला सॉल्यूशन प्राप्त भी नहीं कर सकते, यानी कि ये अलग अलग सॉल्यूशन है, इसमें से नहीं है ये, ठीक है। यानी कि जनरल सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन शामिल भी नहीं है, अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है लेकिन, ठीक है ना भाई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस एनवेलप में, ठीक है, जिसको हम सिंगुलर सॉल्यूशन कह रहे हैं, इसमें तीन खास बात, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दूसरी खास बात यह है कि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट टर्म नहीं है, और तीसरी बात यह है कि ये जनरल सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, जनरल सॉल्यूशन में सम्मिलित नहीं है। तो इसीलिए इसे कहते हैं हम सिंगुलर सॉल्यूशन, यानी विचित्र हल। विचित्र है, अजीब है ये, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता है, परंतु न तो ये जनरल सॉल्यूशन में सम्मिलित है और न ही ऐसे सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। और आप सभी ने देखा कि वास्तव में ये सिंगुलर सॉल्यूशन कोई और नहीं बल्कि ये कौन है, ये इस फैमिली ऑफ कर्व्स का एक एनवेलप है। तो दोस्तों यही खास बात मैं आपको बतला रहा था। अब प्रश्न ये उठता है कि सर सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे। तो विचित्र हल अर्थात सिंगुलर सॉल्यूशन ज्ञात करने के दो तरीके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके हैं। मैंने सारी महत्वपूर्ण बातें और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा, उसके बाद हम सवालों पर भी आएंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको पूरा पूरा समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण रिजल्ट अर्थात महत्वपूर्ण परिणाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लीजिए साई एक्स वाई पी इज इक्वल टू 0 एक अवकल समीकरण है तथा एफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0 जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा है, ये समीकरण एक का एक व्यापक हल है। व्यापक हल है मतलब यहाँ पे आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आ रहा है सी, ठीक है। अब सुनिए, वास्तव में इस सॉल्यूशन से, ये जो जनरल सॉल्यूशन है, इससे एक फैमिली ऑफ कर्व्स निरूपित होता है, यानी कि ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स अर्थात वक्रों के एक परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब सुनिए, अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि वक्रकुल जो कि समीकरण 2 से व्यक्त हो रहा है, इसका अन्वलोप, ठीक है, इसका अन्वलोप जो है वो अवकल समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। जैसे अपन ने इस एग्जांपल में देखा, ये फैमिली ऑफ कर्व्स है
इसका एनवलप जो है वो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, इसका एनवलप y इक्वल 0 वो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है यानी संतुष्ट करता है, इसलिए ये एनवलप जो है वो उसका एनवलप का जो इक्वेशन है, यानी जैसे यहाँ पे एनवलप का इक्वेशन क्या मिला y इक्वल 0, तो वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। तो यही यहाँ पे लिखा है, अवकल समीकरण 1 का एक हल होता है। लेकिन इस प्रकार के सॉल्यूशन में खास बात क्या होती है, न तो हमको स्वेच्छाचार अर्थात आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आता है, न ही ये व्यापक हल में इंक्लूड होता है, यानी व्यापक हल में सम्मिलित भी नहीं होता है ये, इसलिए ऐसे हल को हम लोग कहते हैं विचित्र हल अर्थात सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों अब सिंगुलर सॉल्यूशन ज्ञात करने के दो तरीके, पहला तरीका है व्यापक हल की मदद से और दूसरा तरीका है अवकल समीकरण से। व्यापक हल की मदद से जो निकालेंगे तो उसको हम जो जिस तरीके को यानी जो चीज यहाँ पे अपन पता करते हैं वो है सी डिस्क्रिमिनेंट, और यहाँ पे अपन निकालते हैं पी डिस्क्रिमिनेंट, अर्थात सी विविक्त कर और पी विविक्त कर। तो ये क्या होते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि ये जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास जो दिया रहेगा, जब आप उसको सॉल्व करके इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो इस जनरल सॉल्यूशन से एक फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट होता है। तो ये जो जनरल सॉल्यूशन आपके पास आएगा उसी जनरल सॉल्यूशन को आपको सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सी यहाँ पे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जो कि यहाँ पे पैरामीटर का रोल प्ले कर रहा है, तो सी के रिस्पेक्ट में आपको उस जनरल सॉल्यूशन का करना है आंशिक अवकलन अर्थात पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सी। पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब ये है कि आप सी के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर रहे हैं तो एक्स वाई को कांस्टेंट की तरह मानेंगे, कांस्टेंट की तरह उसके साथ बिहेव करेंगे एक्स वाई के साथ, और सी के रिस्पेक्ट में आपको आंशिक अवकलन करना है, इसलिए आप लिखा है डेल्टा एफ बटे डेल्टा सी बराबर 0। उसके बाद क्या करना है, जो जनरल सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो और सी के सापेक्ष जो आपने आंशिक अवकलन किया वो, इन दोनों समीकरणों की मदद से सी को आप एलिमिनेट कर देंगे। अर्थात सी को जब आप एलिमिनेट कर देंगे, विलोपन कर देंगे सी का, तो सी के विलोपन से जो आपको प्राप्त होगा उसी को बोलते हैं सी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, सी डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। अभी सी डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं वो आपने सीखा कि सी डिस्क्रिमिनेंट कैसे प्राप्त होता है, जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन को आप सी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके फिर दोनों इक्वेशन की मदद से आप सी को एलिमिनेट करेंगे, तो जो मिलेगा वो सी डिस्क्रिमिनेंट होगा। ठीक है, अभी हम सिंगुलर सॉल्यूशन की बात अभी करने वाले हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इन दोनों का एलिमिनेट मतलब इन दोनों में से सी को एलिमिनेट करेंगे तो क्या वो सिंगुलर जो मिलेगा वही सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा क्या? तो इसमें कुछ बातें हैं जो हम बाद में बताएंगे भैया, आपको पहले ये वाला भी देख लेते हैं, उसके बाद ये नोट पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आपने देखा कि सी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आपने समझा, इस तरह से ज्ञात किया जाएगा। अब देखो पी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि भाई जो हमारा जो सिंगुलर सॉल्यूशन है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन एक तो आपको जनरल सॉल्यूशन से मिलेगा, तो जनरल सॉल्यूशन से इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, और पी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखो ये आपका अवकल समीकरण दिया है साई एक्स वाई पी बराबर 0, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें पी तो नजर आएगा ही आएगा, डी वाई बाई डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको आपको क्या करना है बताऊं, पी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, अर्थात आंशिक अवकलन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, अर्थात उस समय आप एक्स और वाई को कांस्टेंट की तरह लेंगे, इसने यहाँ पे लिखा है डेल्टा साई बाई डेल्टा पी बराबर 0। फिर इन दोनों समीकरणों की मदद से आप पी को एलिमिनेट कीजिए, तो पी को जब आप एलिमिनेट करेंगे तो जो चीज आपको प्राप्त होगी वो कहलाएगी पी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो सी डिस्क्रिमिनेंट इन दोनों समीकरणों की मदद से सी को एलिमिनेट करने से प्राप्त होगा, और अगर आप इन दोनों समीकरणों की मदद से पी को एलिमिनेट कर रहे हैं तो उससे जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा आपका पी डिस्क्रिमिनेंट। अब आप कहेंगे सर ठीक है सी डिस्क्रिमिनेंट भी पता चल गया, पी दोनों निकाल लेंगे, ठीक है, सी डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल लेंगे, पी डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल लेंगे, परंतु हम तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं ना, वो कैसे मिलेगा सर? तो अब ध्यान से सुनिए सर, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, जब आप इन दोनों समीकरणों की मदद से सी को एलिमिनेट करेंगे तो सी को एलिमिनेट करने के बाद जो आपको मिलेगा उसको सी डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। उस सी डिस्क्रिमिनेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो उस सी डिस्क्रिमिनेंट में आपके पास ये तीन चीजें हो सकती हैं, सॉरी ये सी डिस्क्रिमिनेंट का रूप ये है, ठीक है, ये पी डिस्क्रिमिनेंट का रूप है, ये सी डिस्क्रिमिनेंट का रूप है।
तो सी डिस्क्रिमिनेंट में तीन चीजें हो सकती हैं। ई मतलब एनवलप, एन एन मतलब नोड लोकस, बाजू में लिखा हुआ है एन कौन है, नोड लोकस है। सी क्या है, सी जो है कस्प लोकस है, ठीक है। नोड लोकस मतलब नोड पॉइंट, तो नोड पॉइंट्स का जो लोकस है वो नोड पॉइंट का जो लोकस है वो नोड लोकस, कस्प पॉइंट का जो लोकस है कस्प लोकस, और टैग लोकस किसको बोलते हैं दोस्तों, टैग लोकस जो होता है वो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू नॉन कंसेक्यूटिव कर्व्स, यानी कि जब दो नॉन कंसेक्यूटिव कर्व्स एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं तो उन कांटेक्ट पॉइंट्स का जो लोकस बनता है उसको बोलते हैं टैग लोकस। जैसे जैसे बहुत सारे वृत्त जो हैं वो देखिए इस तरह से हैं। अब देखिए इस वृत्त के बाद ये वृत्त है, इस वृत्त के बाद ये वृत्त है, लेकिन ये पहला और तीसरा वृत्त एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे हैं। तो ऐसे ही जितने मेंबर्स मिलेंगे ना जिसमें दो लगातार आने वाले नहीं, बल्कि जो ऐसे मेंबर्स जो लगातार नहीं आ रहे हैं, टू नॉन कंसेक्यूटिव यानी दो क्रमागत रूप से ना आने वाले मेंबर्स के जो कांटेक्ट पॉइंट है उन कांटेक्ट पॉइंट के लोकस को बोलते हैं टैग लोकस, ठीक है। देखो ये पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त, लेकिन यहाँ पे देखो ये कांटेक्ट पॉइंट किसका किसका है, पहले और तीसरे का है। तो पहला और तीसरा लगातार थोड़ी आ रहे हैं, बीच में तो दूसरा भी है ना। तो ये कांटेक्ट पॉइंट, आपको उन कांटेक्ट पॉइंट को ध्यान से देखना है जो ऐसे वक्रों के कांटेक्ट पॉइंट है जो लगातार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन पॉइंट्स को मिलाने से जो बिंदुपथ अर्थात जो लोकस तैयार होता है वो टैग लोकस है। तो इस बात को ध्यान रखें। और ये क्या है, एनवेलोप है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, सी डिस्क्रिमिनेंट का रूप इस तरीके से रहता है, यानी कि ई एन स्क्वायर सी क्यूब बराबर 0। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बतला रहा हूँ, जब आप उदाहरण पढ़ेंगे, सवालों को पढ़ेंगे ना, तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या है, जब आप इन दोनों समीकरणों की मदद से सी को एलिमिनेट करेंगे तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी, ठीक है। उन चीजों को संभाल कर रखिएगा। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, पी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। पी डिस्क्रिमिनेंट का रूप इस तरीके से होगा, ई टी स्क्वायर सी बराबर 0। ई एनवेलोप है, टी टैग लोकस है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है टैग लोकस, और सी क्या है, सी क्या है, कस्प लोकस, ठीक। तो पी डिस्क्रिमिनेंट का रूप इस तरह से आपको नजर आएगा, यानी कि जब आप इन दोनों समीकरणों की मदद से पी को एलिमिनेट करेंगे कुछ चीज आपको मिलेगी, वो इस रूप में फिट होगी, ठीक है। अब खास बात देखो क्या है, अब आपको करना क्या, ये अभी अपन ना वर्किंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं। जब आप समीकरणों को हल करेंगे ना, मैं भी समीकरणों को हल करके सिखाऊंगा आपको, तो पूरा पूरा ये समझ में आते जाएगा कि कैसे अपने को देखना है, फिर कैसे उसका सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त करना है। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, आपको चिंता मत करिए, बस धैर्य के साथ सुनते जाइए और समझते जाइए, पूरा पूरा क्लियर होते जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब सुनिए, अब आप देखो दोनों में एग्जैक्टली कॉमन क्या क्या है। तो आप बोलोगे सर ई एकदम कॉमन है दोनों में, और ई क्या है, एनवेलोप। तो इससे क्या बात सिद्ध होती है कि एनवेलोप पी डिस्क्रिमिनेंट में भी होता है और सी डिस्क्रिमिनेंट में भी होता है, दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। और दोस्तों वास्तव में यही एनवेलोप जो है वही आपको सिंगुलर सॉल्यूशन प्रदान करेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि सर अच्छा, सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप सी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, आप पी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, फिर आप देखिए कि दोनों में कॉमन कौन है। जो कॉमन होगा समझ लीजिएगा वही ई है, क्योंकि देखो पी डिस्क्रिमिनेंट में भी ई और सी डिस्क्रिमिनेंट में भी ई, दोनों में कॉमन है। अब आप कहेंगे सर सी भी तो कॉमन है, परंतु यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है, सी क्यूब है, ये क्या है, सी है, ये सी क्यूब है। सिंगुलर, अभी देखो ये इतनी सारी चर्चाएं हमने की, इसके पहले और चर्चा हमने की थी। एनवेलप क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखा, फिर ये परवलय वाला मैंने आपको उदाहरण दिया। इस पूरी चर्चा के दौरान क्या स्पष्ट हुआ था, ठीक है, इस पूरी चर्चा के दौरान क्या स्पष्ट हुआ था कि जो फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए जो एनवेलप होता है वही सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। ये बात वहां क्लियर हुई थी। फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए जो एनवेलप हमें प्राप्त होता है वही क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। तो अगर आपको सिंगुलर सॉल्यूशन चाहिए तो फिर बाकी चीजों से मतलब नहीं है, हमको मतलब है एनवेलप ढूंढने से। तो पी डिस्क्रिमिनेंट को आप देखिएगा, सी डिस्क्रिमिनेंट को देखिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा, तुलना कीजिएगा ई कौन है। तो जो ई होगा ना वो दोनों में नजर आएगा। और देख लो ई का पावर 1 है ना दोनों में, यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ एन स्क्वायर है, यहाँ सी के पावर 1 है, यहाँ सी क्यूब है, परंतु ई का पावर दोनों में 1 1 है। तो समझ लीजिएगा ये दोनों में कॉमन है, मतलब यही एनवेलप है, और जो एनवेलप है वही समझ लीजिएगा सिंगुलर सॉल्यूशन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है हमने, देखो एनवेलप दोनों में ही हमेशा शामिल रहता है, अर्थात पी डिस्क्रिमिनेंट में भी है और सी डिस्क्रिमिनेंट में भी है, ठीक है। परंतु ये दोनों डिस्क्रिमिनेंट कुछ ऐसे फैक्टर्स भी रख सकते हैं, देखो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी रख सकते हैं जो दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई न करें, ऐसा भी हो सकता है।
तो इसलिए आप ध्यान रहे कि जब आप इनमें से जब आप बोलोगे सर इसको इन दोनों में से सी का एलिमिनेशन कर देते हैं और फिर जो मिलेगा उस पर को सिंगुलर सॉल्यूशन बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको चेक करना है। यहाँ पे लिखा है खास बात, देखो दोनों डिस्क्रिमिनेंट में अपने को कुछ ऐसे फैक्टर्स भी मिल सकते हैं जो दिए हुए अवकल समीकरण को सेटिस्फाई न करें, तो जो सेटिस्फाई न करें उसको आप सिंगुलर सॉल्यूशन में क्यों लोगे भैया? तो सिंगुलर सॉल्यूशन में केवल उसी को करना है जो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कौन करता है? एनवेलप करता है, और एनवेलप का आपको चुनना पड़ेगा कौन है, और इसीलिए आपको दोनों निकालना पड़ेगा, और दोनों फिर आप चेक कर लोगे, अर्थात उसमें भी वही है इसमें भी वही है, ई ये है, टी ये है, एन ये है, सी ये है, सब पता कर दोगे, फिर जो उसमें ई वो उसमें भी ई, क्योंकि ई दोनों में है, और वही आपका सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते कुछ ऐसे फैक्टर्स भी आपको वहां दिख सकते हैं, और ऐसे फैक्टर्स कहलाते हैं एक्सट्रेनियस लोकी कहलाते हैं, और उनमें कौन कौन होते हैं? नोड लोकस, कस्प लोकस, टैक लोकस, यही सब है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम सवालों की ओर चलते हैं। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, चिंतन मनन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, लेकिन चिंता मत कीजिए, जब हम सवालों को देखेंगे तो आपको इजीली सारे सवाल समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल पक्की गारंटी है। तो चलिए अब सवालों की ओर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, जिनमें हम जनरल सॉल्यूशन भी पता करेंगे, फिर सिंगल सॉल्यूशन भी पता करेंगे, और जिन जिन सवालों में हमको एनवेलप, स्पर्श बिंदु पथ, नोड बिंदु पथ ये सभी पता करने को कहा गया तो उसको भी पता करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहला सवाल देखिए, दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिख लिया y इक्वल पी एक्स माइनस पी स्क्वायर। गौर से देखने पर पता चलता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो इस रूप का है, y इक्वल पी एक्स प्लस एफ पी के रूप का है ना भाई, y इक्वल पी इंटू एक्स प्लस एफ पी के रूप का है, और वास्तव में ये तो क्लेरेक्स फॉर्म का इक्वेशन है, क्लेरेक्स इक्वेशन बोलते हैं इसको। और क्लेरेक्स इक्वेशन में तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होता है, बस कुछ नहीं है, p के स्थान पर c रख देने से उसका सॉल्यूशन बन जाता है दोस्तों। ये तो अपन पढ़ चुके हैं। अगर आपने क्लेरेक्स इक्वेशन नहीं पढ़ा है तो जरूर जाइए इसके पहले के वीडियोस को देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो उस हिसाब से फिर इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा दोस्तों? जनरल सॉल्यूशन तो इसका तुरंत मिल गया, y इक्वल सी एक्स माइनस सी स्क्वायर, सीधी सी बात है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, जब आपको जनरल सॉल्यूशन मिल चुका है तो अब आप तुरंत यहाँ पे सी डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, सी डिस्क्रिमिनेंट आपको जनरल सॉल्यूशन से निकालना है, और पी डिस्क्रिमिनेंट आपको दिए हुए अवकल समीकरण से ही निकालना है। ठीक है, हर बात में यहाँ पे रिवाइज करते जाऊंगा ताकि आपके माइंड में बैठती जाए। तो फिर से क्या कहा मैंने? सी डिस्क्रिमिनेंट हमको जनरल सॉल्यूशन की मदद से निकालना है, और पी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है हमको दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से। दोस्तों अब नियम क्या है हमारा बताइए? अगर हमको जनरल सॉल्यूशन मिल गया है तो तुरंत उसको हम सी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सी के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए, तो यहाँ अवकलन 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो सी का सी के सापेक्ष आंशिक अवकलन 1 हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट है, गुणे में है तो ऐसे लिखाएगा, और इधर हो जाएगा 2c। सी का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा? x/2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब c का मान को अब क्या करना पड़ता है हमको? जो यहाँ से मिला है और जो दिया हुआ, मतलब जो जनरल सॉल्यूशन है, दोनों की मदद से c को एलिमिनेट कीजिए। तो c को एलिमिनेट का सबसे बढ़िया तरीका, c के मान को वहां रख दीजिए। तो y बराबर c का मान है x/2 इंटू एक्स माइनस x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्या मिलेगा? y इज इक्वल्स टू, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो कुल मिला के आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, 2 और एलसीएम का मतलब 2 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो 4 डिवाइड बाई 2, 2x माइनस इतना आएगा, यानी आपको मिला कितना? एक्स स्क्वायर बराबर 4y, या यूं कहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0। ये आपका सी डिस्क्रिमिनेंट आया है। क्या है? सी डिस्क्रिमिनेंट आया है दोस्तों। तो ये आपको, आप पहले देखिए कि ये समझ में आया कि नहीं है। सी डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करने का जो नियम था वही नियम हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि जनरल सॉल्यूशन को आपको सी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। सी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद जो चीज मिली है और जो जनरल सॉल्यूशन है, दोनों की मदद से सी को एलिमिनेट करना होता है। तो सी का मान मैंने वहां रख दिया, जो चीज मिला वही सी डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है दोस्तों, वही काम हमने किया है। अब क्या करना है? अब सी डिस्क्रिमिनेंट आपको मिल चुका है, अब पी डिस्क्रिमिनेंट निकालो। पी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको क्या करना है? पी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो सीधी सीधी बात है कि पी के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो y का 0 जाएगा,
पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब ये कि एक्स और वाई को आप कांस्टेंट मानेंगे। जब पी के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो केवल पी पर ध्यान देना है। जैसे जब सी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे थे तो केवल सी पर ध्यान दिए थे, एक्स वाई को कांस्टेंट मानकर चले थे। वैसे यहाँ पे आपको एक्स वाई को कांस्टेंट मान के चलना है और पी पर ध्यान देना है। तो एक्स वाई का तो वाई का डिफरेंशिएशन 0 हो गया पी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए पी का मान हो जाएगा एक्स कांस्टेंट की तरह लिखा है और यहाँ पे 2p, पी का मान आ जाएगा दोस्तों x/2 और पी का मान वापस आप रख दोगे उधर तो सेम सेम वैसे तो बनेगा x/2 इंटू एक्स और ये x/2 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के आप सॉल्व करोगे तो वही चीज है x² - 4y। अरे सेम मिल गया। अब आप दिमाग लगाओ और अभी जो हमने बातें देखी थी कि सी डिस्क्रिमिनेंट का प्रारूप क्या था, किस रूप में प्राप्त होता है वो, और पी डिस्क्रिमिनेंट का प्रारूप क्या था, उसको आप अच्छे से मैच करोगे तो आप देखोगे कि ई दोनों में कॉमन था। यानी जो दोनों में कॉमन है वही ई है और वही एनवलप है और वही उस अवकल समीकरण का विचित्र हल है यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे दोनों सेम सेम मिल रहे हैं, मतलब साफ साफ पता चलता है कि यही एनवलप है और यही सिंगुलर सॉल्यूशन है दोस्तों। ठीक है, तो पता चल गया हमको कि यही अभिष्ट सिंगुलर सॉल्यूशन है, यही एनवलप है, क्योंकि यही दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है, एकदम हूबहू कॉमन मिल रहा है। तो इस तरीके से अपने को दिमाग लगाना है दोस्तों। ठीक है, अब एक खास बात देखो, ये चीज हमको पहले से पता होनी चाहिए। अब आप इसका एक क्लू और एक ट्रिक याद रखो। अगर आपको दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन क्लैरेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लैरेक्स फॉर्म वाला है, तो आप समझ जाइए कि वहां पर पी डिस्क्रिमिनेंट और अच्छा ये सी डिस्क्रिमिनेंट, हाँ, तो आप समझ जाइए कि सी डिस्क्रिमिनेंट और पी डिस्क्रिमिनेंट दोनों बराबर मिलेंगे। किसमें? क्लैरेक्स इक्वेशन में, क्लैरेक्स रूप वाले जो समीकरण है उसमें आपको सी डिस्क्रिमिनेंट और पी डिस्क्रिमिनेंट दोनों बराबर मिलेंगे, वही एनवलप होगा और वही सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। मतलब क्लैरेक्स इक्वेशन के लिए ये चारों चीजें बराबर होगी। कौन कौन सी? पी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू सी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू एनवलप इज इक्वल्स टू सिंगुलर सॉल्यूशन, वही होगा। ठीक है, किसके लिए? क्लैरेक्स इक्वेशन के लिए। पहला सवाल बन गया दोस्तों। अब एक और खास बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो मुझे पहले आपको बतानी चाहिए थे लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपको बता देता हूं। जैसे देखो, अभी जैसे अपन ने सी डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करने के लिए सी के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, फिर सी को एलिमिनेट किया, ताम झाम किया, तो ये मिला। हम चाहते तो शॉर्टकट रूप में भी इसको निकाल सकते। पूछो कैसे? देखो, अगर आपको जैसे आपको सी डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो या जब आपको पी डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो और आप देख रहे हैं कि जिसमें से हमको वो चीज निकालनी है, अगर जैसे अपने को सी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ये जनरल सॉल्यूशन है, सी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप सी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके सी को एलिमिनेट करेंगे। मगर गौर कीजिए, क्या वो वर्ग समीकरण के रूप में है? क्या सी में ये वर्ग समीकरण है क्या? तो हाँ बोलोगे, हाँ सर इस सी में वर्ग समीकरण है, सी स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस वाई बराबर 0 लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये सी में वर्ग समीकरण के रूप में है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये सी में वर्ग समीकरण के रूप में है तो कुछ मत कीजिए, वर्ग समीकरण का विविक्त कर क्या होता है ध्यान दीजिए। कक्षा 9वीं या 10वीं में हम लोग पढ़े थे, तो याद करो, अगर हमारे पास वर्ग समीकरण इस रूप में होता था हमारे पास, ठीक है, ये अपन बचपन में पढ़े थे, तो इसका विविक्त कर क्या होता था? b² - 4ac बराबर 0, याद है आपको? तो बस सीधी सी बात है कि अगर आपको ये जो यहाँ पे प्राचल के रूप में दिख रहा है, प्राचल यानी पैरामीटर के रूप में अगर सी दिख रहा है और ये सी भी अगर वर्ग समीकरण है, तो आप डायरेक्ट b² - 4ac वाला फॉर्मूला लगाइए और इज इक्वल टू 0 कीजिए। b कौन है आप देख सकते हैं, a कौन है x² का गुणांक, b कौन है x का गुणांक, c यहाँ पे कांस्टेंट है। तो वैसे यहाँ पे प्राचल के रूप में अगर c दिख रहा है तो c² के सामने वाला a, यहाँ पे c के साथ जो है वो हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तो एबीसी कैपिटल एबीसी यहाँ देख लो, b² - 4ac बराबर 0 लगाओ, वही चीज मिलेगा आपको। यकीन नहीं है तो आप देख लो, यकीन नहीं है तो देख लो, यहाँ पे b² मतलब कौन हो जाएगा? -x का वर्ग माइनस 4a यानी c² का गुणांक, c यानी y बराबर 0 हो गया ना, फिर x² - 4y बराबर 0 मिला ना। तो वो जो लंबा ताम झाम किए थे आप डायरेक्ट ये पता कर सकते हो। तो ये आपको ये सुविधा कब मिल रही है? अगर आपका जो ये जहां से आपको जिसका आपको एनवलप पता करना है या सी डिस्क्रिमिनेंट पता कर रहे हो या पी डिस्क्रिमिनेंट पता कर रहे हो, अगर आपको वो वर्ग समीकरण उस पर्टिकुलर उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में अगर वो यानी पैरामीटर में अगर वो वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि b² - 4ac बराबर 0 करोगे तो आपको वो डिस्क्रिमिनेंट तुरंत आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर वर्ग समीकरण के फॉर्म में ना हो तो आपको वो डिटेल वाला तरीका लगाना पड़ेगा। कौन सा तरीका? कि भाई वो प्राचल के रिस्पेक्ट में पैरामीटर के रिस्पेक्ट में उसको
पार्शियल डिफरेंशिएट करो, उसके बाद एलिमिनेट करो, वो सब काम हम आपको तब करना अनिवार्य हो जाएगा। परंतु अगर वो वर्ग समीकरण के रूप में है तो हमारे लिए सुविधा है। देखो ये ठीक है, तो ये खास बात मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों। अब चलिए चलते हैं अपन आगे। अब ऐसे दूसरा सवाल आपको बनाना है, दूसरा सवाल आपको बनाना है दोस्तों। तीसरा सवाल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा सवाल। देखो अब तीसरे सवाल में क्या है दोस्तों, यहां पर आपको अवकल समीकरण दे दिया है और इसका अनवलोक ज्ञात करना है, स्पर्श बिंदु पद ज्ञात करना है, मतलब टैग लोकस। अब टैग लोकस पता करना है, नोड लोकस पता करना है और सिंगुलर सॉल्यूशन पता करना है। तो ये सब अपने को पता करना है। और खास बात, सुविधाजनक बात ये थी कि इसका जनरल सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। कितनी बढ़िया खास बात है। तो चलिए जनरल सॉल्यूशन क्या दिया है, देखो इसका जनरल सॉल्यूशन अपने को दिया है 9/4 y प्लस सी स्क्र बराबर x इंटू एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर। गौर से देखो, ये c y प्लस सी का स्क्वायर मतलब जरूर यहाँ पे c स्क्वायर मिल रहा है, मतलब ये c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में फिट होगा। देख लीजिएगा आप। तो पहले 4 को इधर पलटाता हूँ, 4/9 x माइनस 3a का वर्ग, और ये देखो y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2yc और बीच में बराबर। तो सबको इधर पलटा लाइए, तो सी स्क्वायर प्लस 2yc प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/9 x माइनस 3a का वर्ग बराबर 0। देखो ये C में एक वर्ग समीकरण है, तो यहां से तुरंत आपका C डिस्क्रिमिनेंट तुरंत निकलेगा दोस्तों। अगर आपको वो तरीका पता ना हो तो देखो C में वर्ग समीकरण है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए, कौन सा वाला, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 वाला लगाइए तुरंत, और आपको तुरंत C डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा। तो यहाँ पे a की जगह 1, b की जगह 2y और c की जगह इतना सारा दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए b स्क्वायर मतलब कि 2y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, a मतलब 1 और c मतलब ये इतना, y स्क्वायर माइनस 4/9, फिर क्या होगा दोस्तों, x इंटू एक्स माइनस 3a का वर्ग बराबर 0। ये सब काम धाम हुआ। चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा अब हमको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4y² और ये भी 4y² प्लस माइनस कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा, और ये 4/9 फिर इधर 0 बटे में पलटा के 0 खत्म पूरा, तो आपके पास बचेगा x इंटू एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर बराबर 0। बस ये आपका क्या आ गया, C डिस्क्रिमिनेंट आ गया दोस्तों। अब P डिस्क्रिमिनेंट पता करने के लिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद लोगे, वहां से आप फिर क्या करोगे, P डिस्क्रिमिनेंट पता करोगे। तो गौर से देखो, ये तो अपना P में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, तो डायरेक्ट यहाँ पे भी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac लगाओ, यहाँ पे p स्क्वायर के सामने जो दिख रहा है वो आपको a है, और उसके बाद आपको b तो दिख ही नहीं रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे x बस आएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका b तो नहीं दिख रहा है अपने को, b स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो कौन है दोस्तों, 4ac है ना भाई। b स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस 4ac, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि c यहाँ पे माइनस में है, बराबर 0। तो यहाँ पे आपको x माइनस a स्क्वायर बराबर 0 मिला दोस्तों। यहाँ पे देखो आप, ठीक है, x इंटू एक्स माइनस a का स्क्वायर बराबर 0। अब गौर करो, ये C डिस्क्रिमिनेंट है, ये P डिस्क्रिमिनेंट है। ये कैसे आपको समझ में आया कि नहीं आया, देखो b स्क्वायर माइनस b यहाँ पे नहीं है ना, b कौन होता है, जैसे अपन वर्ग समीकरण लिखते हैं ना भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं। वैसे यहाँ p स्क्वायर को गुणांक a और p अगर होता तो उसका गुणांक b कहलाता, और ये जहाँ बिना p वाला टर्म है वो है c। तो यहाँ b तो नहीं है क्योंकि p यहाँ पे है ही नहीं, तो p का गुणांक b शून्य हो गया, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरीके से 4 नीचे जाके 0 हो गया, ये मिला अपने को। अब ये C डिस्क्रिमिनेंट हो गया, ये P डिस्क्रिमिनेंट हो गया, और देखो दोनों में कॉमन क्या है। अच्छा आप एक बात बताओ, C डिस्क्रिमिनेंट का प्रारूप क्या होता है, C डिस्क्रिमिनेंट का प्रारूप होता है et² c बराबर 0, और P डिस्क्रिमिनेंट का प्रारूप होता है en² c³ बराबर 0। अब तुलना कर लो आप क्या है, देखो t², देखो यहाँ पे इसको गौर से देखो, ये e और यहाँ स्क्वायर लगा है, तो t में स्क्वायर लगा है, तो मतलब ये t के रूप में दिख रहा है, तो ये t² हो गया, ये e हो गया, और c गायब है यहाँ पे। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है। इधर देखो, जो e के रूप में यहाँ दिख रहा है वही e के रूप में यहाँ पे भी दिख रहा है, और यहाँ पे देखो n², ये n² के रूप में दिख रहा है। गौर से देखो c यहाँ पे भी नहीं है,
तो कुल मिलाकर इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, ई की जगह दोनों में ई कॉमन है, दोनों में एक्स एक्स कॉमन है, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि सर ई की जगह एक्स है। उसके बाद देखो यहाँ पे इतने का स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर की जगह एक्स माइनस थ्री स्क्वायर दिख रहा है, मतलब टी हमारा है एक्स माइनस थ्री, ये साफ साफ पता चल रहा है। एन हमारा क्या है बताइए, एन क्या है, एन किस में दिखता है, एन हमको पी डिस्क्रिमिनेंट में दिखता है, पी डिस्क्रिमिनेंट में हमको एन दिखता है, एन स्क्वायर इतने का स्क्वायर, मतलब ये हमारा एन है, एक्स माइनस ए जो एन है। सी जो है ना तो वो यहाँ है ना तो यहाँ है, दोनों में तो सी जो है अनुपलब्ध है। ठीक है, तो हो तो क्या, तो हमको क्या पता करना है, एनवलप पता करना था, तो एनवलप भी पता चल गया, ये एनवलप हमारा x बराबर 0 हो जाएगा, एनवलप बराबर है x बराबर 0। ठीक है, यही एनवलप है। ठीक है, और यही हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, जो एनवलप होता है ना वही सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। तो देखो ये एनवलप हो गया, और ये t जो है वो टैग लोकस x माइनस थ्री बराबर 0 करो, बराबर 0 लगाते जाओ, क्योंकि देखो आखिर वो सब तो इससे गुणन करना है ना भाई, बराबर में तो 0 है ना। ठीक है, और ये अपना नोड लोकस हो गया, तो सब तो पता चल गया, कितना इजी है बताओ। सब यहाँ पे अपन ने फाइंड आउट कर लिया दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत इजीली तरीके से ये पता चल चुका है। ठीक, आप उसको इस तरीके से लिखिए, अच्छे से थोड़ा सा लिखेंगे अगर अपन इसको, तो उसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। देखो मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, एनवलप कौन है, तो एनवलप है आपका, देखो दोनों में कॉमन क्या है, एक्स एक्स, तो एक्स इक्वल 0 अपना एनवलप हो गया। ठीक है, टी क्या है, टैग लोकस, जो केवल अपने को सी डिस्क्रिमिनेंट में दिखता है, पी में नहीं दिखता है, तो टी स्क्वायर, तो टी की जगह एक्स माइनस थ्री दिख रहा है, मतलब यही अपना टैग लोकस है, एक्स माइनस थ्री का वर्ग बराबर 0। उसके बाद नोड लोकस, नोड लोकस अपने को पी डिस्क्रिमिनेंट में दिखता है, तो ये अब देखो एन स्क्वायर, तो इतने का स्क्वायर, मतलब यही नोड लोकस है, तो एन नोड लोकस है एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। और सी जो है वो यहाँ पे ना तो इसमें ना तो इसमें, तो ये क्या है अपना अनुपलब्ध है, इसमें उपलब्ध नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये तो ये एब्सेंट है, सी जो है हमारा एब्सेंट है, बाकी तीनों चीजें अपन निकल गया, ये एनवलप हो गया, और जो एनवलप होता है वही सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, तो यही हमारा अभिष्ट सिंगुलर सॉल्यूशन है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन भी आप लिख लो, ये सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया, सिंगुलर सॉल्यूशन x इक्वल 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको पता करना है, पहले आप सी डिस्क्रिमिनेंट पता करो, पी डिस्क्रिमिनेंट पता करो, उसके बाद आप चेक करो, तुलना करो, ई टी सी कौन है, एन कौन है, ये सब पता करो, फिर ई को देखो, और वही ई जो है वही आपका एनवलप है और वही आपका सिंगुलर सॉल्यूशन है। और क्लैरेट्स इक्वेशन के लिए एनवलप सिंगुलर सॉल्यूशन, एनवलप तो सिंगुलर सॉल्यूशन होता ही होता है। क्लैरेट्स इक्वेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और वो दोनों ही जो है वो मतलब हूबहू बराबर होते हैं, यानी वो दोनों ही एनवलप के रूप में होते हैं, और वो दोनों ही जो है वो सिंगुलर सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चौथा जो सवाल है वो आपको होमवर्क है दोस्तों, तो चौथा सवाल आप जरूर बनाइएगा, कहीं भी डाउट आएगा तो पूछिएगा। तो ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहां से कांटेक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और इस टॉपिक के पहले के सारे वीडियोज भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।